हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख से मतलब क्या है? साख का मतलब हम जान चुके हैं, क्रेडिट। औपचारिक का मतलब क्या है? तो जो ऑफिशियली हम बात करेंगे, मतलब जो सही सेक्टर है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मुद्रा और साख का। तो जो हम बात करेंगे, जो दो प्रकार के सेक्टर हम जानते हैं ना। एक तो ऐसा है जहां पर व्यवस्था होती है कि भाई ब्याज दर इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम होगी, या जो एक ब्याज दर की रेंज है कि आप इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, और ये एक रेंज बनाई गई, उसको कहते हैं हम औपचारिक क्षेत्रक या फॉर्मल सेक्टर कहलाता है। एक ऐसा है कि जहां पर कुछ भी पता नहीं है, बोले तुम्हारे अच्छा पैसा चाहिए है, बोले 2000, बोले 50 रुपए रोज लगेंगे। तो एक तरीका वो होता है कि वहां कोई एथिक्स, मतलब कोई सिद्धांत नहीं होते ब्याज लेने को लेकर, क्या करना है क्या नहीं, बस कुछ भी पैसा बोल दिया, तो उसको कहते हैं हम क्या? अनऔपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। अब जो लोग हैं, दुनिया भर में लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं से ऋण देखते हैं, और हम ऋण स्रोतों के बारे में बात करेंगे। मतलब ये ऋण जो है वो आप दो जगह से उधार ले सकते हैं, एक तो औपचारिक क्षेत्र से ले सकते हैं और एक अनऔपचारिक क्षेत्र से ले सकते हैं। औपचारिक का मतलब क्या है कि फॉर्मल सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। फॉर्मल सेक्टर मतलब क्या हो गया? जहां पर एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि भाई इससे ज्यादा आप ब्याज नहीं ले पाएंगे, इतना परेशान नहीं करेंगे आदमी को, उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई हमसे पैसा लिया तो हमारे यहाँ झाड़ू लगाने आओ, हमारे यहाँ काम करने आओ, ये सब कुछ नहीं करेंगे। वो टाइम पर पेमेंट चुका देगा, टाइम पर नहीं चुकाता है तो कुछ पनिशमेंट वगैरह जो भी फाइन लगाना होगा वो लगा देंगे, वो चुका देगा तो आप उसे माफ कर देंगे। ये कहलाएगा औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब क्या है? कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई ब्याज दर नहीं, जो मिले लपेट दो, वो कहलाएगा आपका अनौपचारिक। औपचारिक में उदाहरण होंगे बैंक और सहकारी समितियां। हमने देखा हुआ है पिछले वीडियो में कि इनकी ब्याज दरें बहुत कम होती हैं, और अगर कोई व्यक्ति इनके माध्यम से आगे बढ़ता है तो वो तरक्की कर सकता है, जाल में नहीं फंसेगा। और अगर कोई व्यक्ति साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, इनके भरोसे आगे बढ़ता है तो संभवतः कि उसका जो कर्जा है वो खत्म ना हो, चक्कर में फंस जाए, ये भी समस्या यहां पर आ सकती है। तो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक में जो ऋण आपको मिलते हैं, चाहे हम तो औपचारिक में बात करें कि यहां पर आप उसका सहारा लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके ऊपर दबाव नहीं होगा। और ये जो साहूकार, हाँ, इनमें दो फर्क जरूर आएगा। औपचारिक क्षेत्रक से जब आप पैसा उधार लेते हैं तो यहां पर आपको इतनी तकलीफ नहीं आएगी। मतलब कैसी तकलीफ नहीं आएगी? औपचारिक क्षेत्रक से जो आप पैसा ले रहे हैं तो आपको यहां पर बैंक जाने में तकलीफ आएगी, पैसा लेने में तकलीफ नहीं आएगी, चुकाने में तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि ब्याज दर बहुत कम है। लेकिन एक बार में ये पैसा नहीं देते कि आप गए और पैसा लेकर आ गए। हो सकता है कि आपको 7-8 दिन लग जाए, वो कागज मंगाएं, कुछ लिखा पढ़ी करें कुछ। अनौपचारिक में ये है कि हमें जिससे पैसा लेना है, गए, बोले भैया पैसा देना 5000 चाहिए, उसने 5000 दिए, ब्याज लिख लिया, चले आए। अब यहां पर ब्याज दर इतनी ज्यादा है कि आपने 5 दिन के चक्कर में अगर कहीं आप अनौपचारिक क्षेत्रक में आ गए तो आप फंस गए सालों के लिए। तो आपको हमेशा औपचारिक क्षेत्रक से ही ऋण लेना चाहिए, वहीं से आपको कर्जा उठाना चाहिए, और वो आपकी तरक्की में सहायता कर सकता है। देख लीजिए, ये आप एक फोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें देखें 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख स्रोतों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साहूकारों से जो लोग हैं वो उधार ले रहे हैं 33%, और व्यवसायिक बैंक से, जो कमर्शियल बैंक है, उससे लेते हैं 25%। सहकारी समितियों से आप देख रहे हैं तो 25%। अन्य औपचारिक स्रोतों से लेते हैं 5%, जमींदार से लेते हैं 1%, मित्र और रिश्तेदार से लेते हैं 8%, दूसरे अनौपचारिक से 2%, और सरकारी जो लेते हैं वो 1%। मतलब आप ये देखेंगे कि अभी भी साहूकार का, यहाँ पर साहूकार या हम मित्र का जो सेगमेंट अगर मिला देते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है लगभग 40-41% के आसपास, और 2% और अगर हम मिला दें तो 43% के आसपास। जमींदार 1%, 44। और तो आप देखें अभी साहूकार अकेले का हम देखें तो ये ज्यादा है, हमें अभी इसको और कम करना चाहिए। व्यवसायिक बैंक, सहकारी समितियां और या इन बैंकों के माध्यम से इसका क्षेत्र हमें और बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध हो सके, लोग तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। अब एक किसान है जो खेती कर रहा है, उसका एक सवाल आया कि लेकिन बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा, वो हमको पैसा क्यों सस्ते दाम में देगा कि हम कुछ अच्छा कर लें, क्यों चाहेगा?
तो इसका जवाब आप जानते हैं कि भाई बैंक को तो इससे मतलब नहीं है, सरकार चाहती है कि सबका भला हो और बैंक इस फील्ड में भी पैसा देगा। आपकी आय बढ़ेगी तो आप बैंक में जाना आना ज्यादा स्टार्ट करेंगे तो बैंक को आपसे आगे जाकर भविष्य में फायदा होना ही है। आप पैसा कमाएंगे तो घर लेंगे तो लोन लेंगे तो फिर बैंक को फायदा होगा, तो बैंक को तो फायदा होना ही है अगर आप तरक्की करते हैं तो। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, मतलब बैंक, सहकारी समितियां, ये जो भी औपचारिक स्रोत हैं ये कैसे काम कर रहे हैं इनके ऊपर वो ध्यान रखता है, आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उदाहरण के लिए कि आपने देखा था कि बैंक को अपनी जमा की एक न्यूनतम नगद हिस्सा, मतलब एक न्यूनतम राशि रखनी पड़ रही थी कि उस न्यूनतम राशि को वो मना नहीं कर सकते, वो उनको रखनी होगी। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये भी आरबीआई ध्यान रखता है, हमने ये सारी बातें देखी हुई हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण तो नहीं दे रहा। मान लो औपचारिक है तो ऐसा तो नहीं कि केवल इनको दे रहा है, किसानों को देता है कि नहीं, जिनको जरूरत है, जो आपके कैसे अनौपचारिक में फंसे हुए हैं तो उनको मिल रहा है यहां से कर्जा, कि नहीं ऐसा नहीं कि वो बैंक से दूरी भग रहे हैं, लोगों को बैंक तक लाना है ताकि लोग बैंक से जुड़े हों। और ये जो देश भर में, दुनिया भर में एक जो समानांतर अर्थव्यवस्था बनी हुई है जिसका हमें कुछ पता नहीं है क्या कर्जा है, क्या ब्याज लेते हैं, वो खत्म हो, बैंक में आए तो लोगों की भी आय बढ़ेगी, लोगों को कर्जा कम लगेगा, ब्याज दर कम देनी पड़ेगी, साथ ही साथ सरकार को भी पता चलेगा कितना कर्जा बटा हुआ है ना। बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदार, इनको भी बैंक को ऋण देना पड़ता है, ये भी आरबीआई ध्यान रखता है। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को जानकारी भी देनी पड़ती है, बताना भी पड़ता है कि उसने कुल कर्जे में कितना व्यापारियों को दिया है, कितना उसने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिया है, सब कुछ उसको बताना पड़ता है। और उसकी ब्याज की दरें क्या है, क्या रेट वो ले रहे हैं, ये भी उनको बताना पड़ता है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। मतलब आप साहूकार के पास गए, उसने आपको 25% भी बोल दिया, उसने आपको 3% बोला। कई लोग तो समझ ही नहीं पाते, बैंक जाते बोले बैंक लेती है 8%, बोले साहूकार ले रहा 3%। अब बैंक लेती है 8% साल भर का, साहूकार लेता है 3% महीने भर का, तो इसमें 12 गुणा कर दो, वो कितना ले रहा है आपसे, 36%। गणित समझ में नहीं आता तो क्या हो जाता है, फिर मामला फेल हो जाता है। इसलिए पढ़ना भी जरूरी है ताकि हम ये गुणा भाग तो समझ सके। समझ में आई बात। ये ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज तरीके से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। कई बार वो मारते पीटते हैं, जमीन छिना लेते हैं, परेशान करते हैं, तो वो वैसा वसूल, बैंक ऐसा सब कुछ नहीं करता। अगर आप नहीं चुका पाते, वो बस अपने में लिख देता है डिफॉल्टर, या आपने जो जमानत राशि के रूप में चीज रखी है या जमानत के रूप में जो चीज दी है उसको बेच लेगा, उससे अपना कुछ हर्जाना या उससे जो अपनी जो कुछ रिकवरी है वो कर लेगा। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। मतलब बैंक का ऋण हमने देखा, बैंक जो है वो औपचारिक है, उसका ब्याज दर 8% है, और अनौपचारिक साहूकार, महाजन, व्यापारी ये लोग देते तो इनका 36%, 40%, 60% भी हमने देखा। तो अनौपचारिक क्षेत्र के जो कर्जदाता है वो बहुत पैसा वसूलते हैं तुलना अगर हम करें औपचारिक से। तो बैंक कम पैसा लेती है ब्याज दर में, जबकि अनौपचारिक बहुत पैसा लेती है। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है ना। अनौपचारिक ऋण जो होता है वो क्या पड़ता है, बहुत महंगा पड़ जाता है कर्जदाता को। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अधिकतर हिस्सा किसमें चला जाना, ऋण अदायगी में खर्च हो जाना। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है ना, कर्जदारों के पास जो आय बचती है वो बहुत कम बचती है। जैसा हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा है, सोनपुर का जो श्यामल का मामला हमने देखा था ना, 2-3 कहानियां देखी थी। तो उसका बहुत सारा इलाका किसमें, बहुत सारा धन का हिस्सा किसमें जा रहा था, कर्ज चुकाने। मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपए लिए हैं किसी से उधार, 3% का महीने का ब्याज लगा रहा है, तो कितना आपको हर महीने देना पड़ रहा है, 150 रुपए आपको हर महीने का कर्ज ब्याज लग रहा है। और ऐसा कितना देना है आपको, 12 महीने तक देना है। मतलब कितना हो गया, मतलब आप समझ रहे हैं, 5,000 रुपए आपने कर्ज लिया है तो आपको अगर साल भर में नहीं चुका पाए तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 5,000 प्लस 1,800, मतलब कितना चुकाना पड़ेगा, 6,800 रुपए आपको कर्ज देना पड़ेगा। और अगर यही चीज आपने बैंक से ली होती तो आपको टोटल कितना चुकाना है, 8%, साल भर का 8% है ना। तो 15×8=45, 400 रुपए आपको देने पड़ते साल भर में। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपने अनौपचारिक क्षेत्र से ले लिया तो आप फंस गए चक्कर में, फिर आपकी संभावना नहीं है निकलने की, अगर आपने ज्यादा मेहनत करके कर्ज को खत्म नहीं किया तो। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है, फिर उसको या तो गलत करना पड़ता है या फिर कर्ज देने से मना करता है, तो लड़ाई झगड़े भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा हमने सोनपुर की रमा के मामले में भी देखा था, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है और फिर उसको जमीन बेचकर जाल को तोड़ना पड़ता है।
अब ये जमीन बेचकर जाल तोड़ेगी तो जाल तो टूट गया, लेकिन जमीन कम हो गई तो फिर क्या हो जाएगी, आय कम हो जाएगी, तो फिर मजदूर बनना मजबूरी हो जाएगी। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण के अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में बहुत महंगी ब्याज दर है, इस कारण से वो कोई फैक्ट्री ना लगाएं, कोई उद्यम ना लगाएं, तो लोगों को रोजगार भी ना मिले। तो ये अधिक महंगा जो पैसा मिल रहा है, अधिक ब्याज दर पर जो पैसा मिल रहा है, वो रोजगार की संभावना को भी कम कर रहा है। हो सकता है गांव में किसी ने सोचा कि हम कोई आटा की मिल लगा देते हैं, लेकिन लगा के यार साहूकार से पैसा लेंगे तो बहुत ब्याज लेगा, इतनी तो कमाई नहीं होनी है। जब कमाई नहीं होनी है तो वो आटा की मिल नहीं लगाएगा। अगर लगाता तो छानने वाले को, चक्की चलाने वाले को, सबको काम मिलता, 2-4 लोग को काम मिल जाता, रोजगार बढ़ता। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। तो अब बात समझ में आई, जो किसान ने पूछा था कि हमें क्यों देगा, चूंकि रोजगार भी बढ़ाने सरकार को, और ये कैसे बढ़ेंगे, अगर बैंक और सहकारी समितियां लोन देती हैं तो आपका ब्याज का दर जो है वो कम रहेगा, तो इस कारण से आप कुछ मतलब कोशिश कर पाएंगे, हिम्मत कर पाएंगे कोई बड़ा काम करने की। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ जाती है, लोगों में तरक्की हो जाती है, कोई उद्यम स्थापित हो जाता है, रोजगार बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि लोग मोबाइल फाइनेंस करा लेते हैं, कार फाइनेंस करा लेते हैं, घर फाइनेंस करा लेते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि सस्ता मिलता है, इस कारण से। अब घर लेना है 30 लाख का और उस पर ब्याज लगे 30%, तो कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। बोले यार ये तो पता नहीं कितना हो जाएगा, हर साल 30 लाख का 30%, आप समझ रहे हो, लगभग 10 लाख के आसपास आपको ब्याज आ जाएगा। तो आपने 10 लाख साल भर में चुकाया नहीं, 30 का 30 बना रहेगा, जिंदगी भर कभी खत्म नहीं कर पाओगे। तो इस कारण से सस्ते कर्ज अगर होंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी, कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना, अच्छा कर पाएंगे तो उत्पादन बढ़ाएंगे, और कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई घर खरीदेगा, तो इससे कई सारे लोगों को काम मिलेगा। अब ये सस्ते ब्याज से क्या होता है कि वे लोग फसलें उगाते हैं, कोई कारोबार करते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, ये सब कुछ चीजें वो कर सकते हैं ना, ये सारी बातें वो कर सकते हैं ना। सब बातों ये करेंगे तो इससे क्या होगा, उनको ही फायदा होगा, उनका उत्पादन बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अगर सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज आप देंगे तो देश का हर व्यक्ति विकास कर पाएगा। जब देश का हर व्यक्ति विकसित हो जाएगा तो देश तो अपने आप विकसित हो जाएगा। मतलब देश के विकास में या देश के पिछड़ेपन में हमारी भूमिका है। अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं सोचते, हम विकास करने के बारे में नहीं सोचते, तो अकेले देश नहीं कर सकता कुछ। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए। जब अच्छा सोचेंगे तो देश अपने आप तरक्की करता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश केवल भूखंड नहीं होता है, जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वहां रहने वाले लोग उस देश की खूबसूरती होते हैं। वो देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में जाता है। वो तरक्की करना चाहते तो तरक्की करेगा, नहीं करना चाहते तो नहीं करेगा। मैंने कई बार ये बातें की हैं कि देश कैसे बनेगा, तो देश की सबसे बड़ी संपदा होती है वहां के लोग। हमने जापान का उदाहरण देखा था, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन वो आप देखते हैं कि जापान को लोग कहते हैं अच्छा देश है। और आप अफ्रीका के कई सारे देश देखेंगे जहां पर प्राकृतिक संसाधन भरमार हैं। कुछ इलाके दुनिया में ऐसे हैं जहां पर लोग जाने से डरते हैं कि नहीं जाना है। तो लोग जो वहां के होंगे कितने अच्छे हैं, कैसी तरक्की करते हैं, क्या करते हैं, तो दुनिया का कोई भी देश वहां के लोगों से ही बनता है। कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। हमारे देश तो क्यों गर्व से कहते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे देश के देशवासी जो है बहुत अच्छे हैं। आप देखें भारत में इतनी विविधता है, आपको जगह जगह पर आप 100 किलोमीटर बदलते हैं खाना बदल जाता है, 100 किलोमीटर चलते हैं पहनावा बदल जाता है, उसके बाद भी सभी लोग एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है, और ये सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे भारत को तरक्की के रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। अब औपचारिक और अनौपचारिक साख मतलब क्या है, जो साख मतलब क्रेडिट, मतलब जो उधार मिलेगा उसके बारे में बात करी। किसे क्या मिलता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो आलेख 2 जो है इसमें आप देखें शहरी क्षेत्रों के लोगों के ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आप देखें यहां पर अगर गरीब परिवार है तो इसमें आप देखें नीला रंग जो बता रहा है वो अनौपचारिक का है और बैगनी रंग जो बता रहा है वो औपचारिक है। तो गरीब परिवार में देखें 85% अनौपचारिक है, कम संपत्ति वाले 53% अनौपचारिक है, समृद्ध परिवार आप देखें तो मात्र 28% और अमीर परिवार देखें तो मात्र 10%। मतलब जो लोग बैंक की गतिविधियों को समझते हैं, बैंक की भूमिका को समझते हैं, तरक्की में बैंक के महत्व को समझते हैं, वो बैंक से उधार लेते हैं। हम समझ नहीं पाते, हम कागजात के चक्कर में डर जाते हैं कि यार बहुत टाइम लगेगा, तो हम कहाँ जल्दी के चक्कर में अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार महाजन के पास जाते हैं, तो दिख रहे हैं 85% फंस जाते हैं जाल में, फिर हमारा निकलना मुश्किल हो पाता है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा है और इसमें हमने देखा भी है कि शहरी क्षेत्र में जो निर्धन लोग हैं वो भी कर्जों के लिए 85% तक अपनी जरूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी करते हैं, जबकि अमीर आप देखें सिर्फ 10%। शहरी इलाके के अमीर परिवारों को देखते हैं तो सिर्फ 10%, बाकी 90% काम उनका औपचारिक स्रोत यानी बैंक और सहकारी समितियों से होता है। इस तरह तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है कि अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं,
जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, बहुत सारा जो धन है या बहुत सारा जो उन्हें कर्जा लिया है तो उनकी कमाई का बहुत सारा हिस्सा कर्ज के रूप में ही चला जाता है। इन सबसे क्या पता चलता है हमको, जो हमने देखा अभी, तो इन सबसे हमको पता चलता है पहली बात कि अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए, है ना, अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर ब्याज की दरें जो हैं वो क्या है, बहुत अधिक होती हैं। यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। मतलब आपने 5,000 रुपए उधार ले लिए हैं और अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि आपने 10,000 अगर नहीं कमाए तो फिर आपको अगले साल 6800 ही चुकाने हैं 36% के हिसाब से। और अगर 5% के हिसाब से ले लिया, अगर हम 60% मान लेते हैं टोटल ब्याज को, है ना, अगर हम 60% मान लेते हैं तो आपको कितना देना है, मतलब 3,000 देना है। मतलब आपको 8,000 चुकाने पड़ेंगे अगर आपने 5% मासिक के हिसाब से चुका लिए। तो आप समझ रहे हैं अनौपचारिक क्या है कि आपकी आय बहुत कम ही बढ़ाएगा, बहुत कम संभावना है कि आय बढ़ेगी। इसलिए बैंक और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों के अनौपचारिक स्रोत से निर्भरता घटे और लोग कर्ज जाल से निकल सके। दूसरा क्या है, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत से ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी तरफ से यह भी जरूरी है कि ऋण सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिए। होता क्या है कि बैंक है तो लेकिन सब लोग पहुंच नहीं पाते, उनको मिल नहीं पाता ऋण, तो सबको ऋण मिलना चाहिए, यह भी व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं जबकि गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। अमीर औपचारिक से कर रहा है, गरीब अनौपचारिक से कर रहा है। मतलब अमीर क्या है, कम ब्याज दे रहा है, गरीब जिसके पास पैसा पहले से नहीं है ब्याज ज्यादा चुका रहा है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो कि अमीर को भी मिले तो गरीब को भी मिले, इसमें किसी प्रकार का अंतर ना रहे, गरीब परिवार को भी सस्ता ऋण उपलब्ध हो। तो ये दो बातें हैं कि अब हमें, जो हमने बात की कि अब क्या पता चलता है, तो दो बातें हैं कि पहला तो औपचारिक जो ऋणदाता हैं उनकी रेंज बढ़नी चाहिए, उनकी पहुंच बढ़नी चाहिए ताकि अनौपचारिक स्रोत से निर्भरता घटे। दूसरी चीज कि सबको समान बटे, अमीर और गरीब। हमने पाया कि यहां पर अमीर को ज्यादा मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है, तो इस पर सबको समान मिले, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बैंक से ऋण मिल जाए ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, वो कर्ज जाल से निकल सके। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब कि यहां पर आपको जो भी वीडियो मिलते हैं वो एकदम क्वालिटी के मामले में एक नंबर होते हैं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, आपसे कोई पेमेंट भी नहीं मांगता है। ये वीडियो आपको मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी जो वेबसाइट है www.magnetbrains.com वहां पर, और हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल निःशुल्क में आपको मिलते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे कोर्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं जिसपे आप CBSE, NTSC, ओलंपियाड, IIT, नीट, ये सारे जो कोर्स है बिल्कुल निःशुल्क में आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। कोई भी पेमेंट आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाता है, कोई भी पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं, 1 रुपए भी नहीं, इवन आपको फोन नंबर भी नहीं बताना है। सिंपली आप जाइए, वीडियो देखिए यूट्यूब पर, कोई समस्या नहीं है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो हम मिल जाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, कोई डाउट है तो उनको भी पूछिए। तब तक के लिए इंतजार करिए, जब तक हम अगले वीडियो में नहीं आते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एकदम स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, वो करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।